यूपी में उपचुनाव का रण, बयानों के क्या समीकरण। उत्तर प्रदेश में इन दिनों उपचुनावों की बहार है और इसी दौर में बयानों की भी बौछार है। जी हां, हर दिन सियासी बयानबाजी और उस पर पलटवार का दौर जारी है। नमस्कार, यूपी की खास डिबेट प्रदेश मांगे उत्तर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर बहराइच दंगे का जिन्न सियासत की बोतल से बाहर निकाला और एक बार फिर से दंगे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। लखनऊ में अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही यह भी कहा कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है वो हिटलर की तानाशाही को याद दिलाता है। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में यह होता था। तो वहीं कानून व्यवस्था पर हमले के दौरान अखिलेश ने बिजनौर में जो पुलिस कस्टडी में 18 साल के लड़के की मौत हुई उसे लेकर भी अखिलेश ने कहा कि यूपी कस्टोडियल डैश में नंबर 1 बना हुआ है। बिजनौर में जो कस्टोडियल डेथ हुई है, मतलब कितनी उम्र का लड़का था, कितनी उम्र का? 18 साल। बताइए, 18 साल के लड़के को मार मार के जान ले लिया आपने। 4 पुलिस वाले जेल चले गए और पुलिस को जेल जाना पड़ रहा है। सोचिए किसके दबाव में पुलिस काम कर रही है। आप 18 साल के नौजवान की इतनी पिटाई कर रहे हैं कि उसकी जान चली जा रही है। और ये कस्टोडियल डेथ एक जगह नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बना दिया है। कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, फेक इनकाउंटर में नंबर 1 है। और देखिए क्या है, कानून क्या कहता है, इनका संविधान क्या कहता है। अगर आपने एक यादव का इनकाउंटर कर दिया है, एनकाउंटर में हत्या कर दिया आपने, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें छतरी भी मारना पड़ेगा। बताइए कहां का कानून है। बिजनौर में तो वहीं उपचुनावों को लेकर उन्होंने साफ किया कि इंडिया गठबंधन की उपचुनावों की जंग जीत पक्की है और हमारी बातचीत चल रही है, जल्द फैसला लेंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी पीडीए की दुश्मन है, हम पीडीए की लड़ाई लड़ेंगे, बीजेपी पीडीए के खिलाफ है। कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है और ये चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिल गया। बीएलओ को हटाना, अधिकारियों का हटाना, पुलिस सिपाहियों के नाम पता जानकारी करना, फिर जात के आधार पर हटाना, जात के आधार पर निर्देश देना और फिर अपने अधिकारियों की गुपचुप बैठक करना। और बड़े बड़े अधिकारी जो लखनऊ में बैठते हैं उन्होंने बाकायदा बैठक करके रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताएं, समाजवादियों को कैसे हराएं। लेकिन पीडीए परिवार के लोग सब एकजुट हो गए हैं। इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। सुनने में यहां तक आ रहा है कि जिलाधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। अभी अंबेडकर नगर से सुनने में आ रहा है। तो सुना आपने किस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी सवाल, साथ ही योगी सरकार पर भी कई सवाल उठाए हैं और कुल मिलाकर एनकाउंटर को लेकर और बहराइच दंगे को लेकर कानून व्यवस्था किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चरमराई है, ये सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए। तो 9 सीटों पर उपचुनावों से पहले सियासत अपने चरम पर है। अखिलेश लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और वहीं बीजेपी भी अब इसको लेकर हमलावर हो चुकी है। तो चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है, नमस्कार। और साथ ही चंचल यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। चंचल जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार।
बहुत नमस्कार जी। चलिए, सबसे पहले चंचल जी आपसे ही सवाल करना चाहूंगी। जिस तरीके से जैसे ही उपचुनावों का बिगुल बजा, रणभेरी बजते ही एक साथ लगातार आरोपों की बौछार भी शुरू होती जा रही है। अखिलेश यादव जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या फिर जब नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे, सीधे सीधे बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? बहराइच को लेकर लगातार सियासत और आरोप एक साथ नजर आ रहे हैं। देखिए मैडम, बहराइच में तो बीजेपी का पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है। किस तरीके से सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा कराने का काम किया और शासन प्रशासन को इतनी खुली छूट दे रखी थी। आपको याद होगा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आपने चलाया था, जिस तरीके से हिटलर अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके अपने लोगों को बीच में छोड़ दिया करता था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। और ये हम लोग तो कह ही रहे हैं लगातार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार इस बात को उठाते हुए उन्होंने यहां तक की एफआईआर भी कराई है। और सुनिए, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बहुत प्रमुख सवाल है, अगर आप देखें तो अभी भारतीय जनता पार्टी के जितने जिलाधिकारी हैं वो अधिकतर, अभी जब आपने अभी गन्ना समितियों का चुनाव था, जो सोसाइटी कोऑपरेटिव और जो चुनाव भी चल रहे थे, देखा होगा किस तरीके से विपक्ष के लोगों को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया, तो जिलाधिकारी जिलाध्यक्ष बनकर के काम कर रहे हैं। तीसरी बात जो प्रमुख है कि आज भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का क्या सम्मान है। मैं आपको एक वानगी बताता हूं। पिछड़े से आने वाले विधायक योगेश वर्मा जी, जिनके ऊपर मुख्यमंत्री का सजातीय व्यक्ति अवधेश सिंह उनको थप्पड़ मारता है पब्लिक प्लेस से, और वर्मा जी बेचारे अपनी एफआईआर नहीं लिखा पाते हैं। तकरीबन 6-7 दिन लग गए उन्हें अपनी एफआईआर लिखाने में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा कर सकता हूं कि उस विधायक के खिलाफ जो उन्होंने एफआईआर लिखाई है, जो अवधेश सिंह के खिलाफ, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, ना वो जेल जाएगा, ना उनके घर बुलडोजर चलेगा। और सोचिए, जहां पर मैडम, जहां पर सत्तारूढ़ पे बैठा हो विधायक, जिसके खिलाफ जो है कार्रवाई, जिसको पीटा जाता है, वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता है, तो आप अनुमान लगा लो कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। जो लोग पहले कहा करते थे कि महिलाएं जो है पूरा जो है गहने लाद करके घूमती हैं, कोई सेफ है, सुरक्षित है, आज उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा हुआ, कल हेड कांस्टेबल का के साथ उसकी छिनैती हुई, तो उसकी डकैती हो जा रही है। हेड कांस्टेबल साहब, चलिए जवाब ले लेती हूँ रत्नेश मिश्रा जी से। रत्नेश जी, लगातार बहराइच दंगे के बाद, जी सर सुन लीजिए, बहराइच दंगे के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चल ही रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो उपचुनाव सर पर हैं उसको लेकर अब सियासत और तेज होती नजर आ रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लगातार कांग्रेस भी यही कह रही है, सपा भी यही कह रही है, और अब तो सीधे सीधे आरोप ये कि बहराइच दंगा प्रायोजित था, वो भी योगी सरकार के द्वारा। क्या कहेंगे? देखिए, आपको और साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात, अखिलेश यादव जी, योगी जी महाराज, पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जो लगातार अपराधियों के प्रति कार्रवाई कर रहे हैं, उसका जो आपराधिक तंत्र था समाजवादी पार्टी का, वो छिन्न भिन्न हो गया है। तो इस कार्रवाई को देखकर अखिलेश यादव जी हड़बड़ाए हुए हैं और उनको लगता है कि योगी जी की लोकप्रियता जिस तरह से प्रदेश में और देश में बढ़ रही है, उनकी एक पॉलिटिकल लीडरशिप जो एक्सेप्टेंस मिल रही है, उसको कैसे काउंटर किया जाए, इसलिए वो अनाप शनाप चीजें बोलते रहते हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो गोपाल मिश्रा की हत्या पर तो चुप थे, लेकिन जैसे ही 2 इस्लामिक आतंकियों का इनकाउंटर होता है, हत्यारों का इनकाउंटर होता है, तो बिल से बाहर निकल आते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। शायद गोपाल मिश्रा या ब्राह्मण जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता होगा, इसलिए उन्होंने गोपाल मिश्रा की बात नहीं की। अब जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि और अखिलेश जी ने भी कहा कि भाजपा के डीएम, तो देखिए, अनुभव कभी न कभी बोलते वक्त आ ही जाता है सामने जी। वास्तव में समाजवादी पार्टी की सरकारों में चाहे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे हों, तो तत्कालीन समय पे जिलों में जो जिलाधिकारी होते थे वो इनके जिलाध्यक्ष के अधीन काम करते थे। तो इनको लगता है कि वही वाला सिस्टम चल रहा होगा, तो वही वाला ये बोल देते हैं और अनुभव बोलते वक्त सामने आ ही जाते हैं। तो भैया, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जहां सपा के जिलाध्यक्ष के अधीन काम करता रहा वो जिलाधिकारी। तो इस प्रकार की अनर्गल बातें मत करिए। दूसरी जो बात इन्होंने ओबीसी की, तो देखिए, ओबीसी पे हालत क्या है इनकी, कि अब क्या बताऊंगा तो अभी फिर बहुत ज्यादा हंगामा मच जाएगा, लेकिन कुछ चीजें कह ही देता हूं। ये जब ओबीसी की बात करते हैं तो अखिलेश यादव को केवल अपना परिवार दिखाई देता है,
केवल अपना परिवार। परिवार में कौन? तेज प्रताप यादव, आदित्य यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, फलाना यादव, ढिमाका यादव। और जब ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, अरे भाई यादव में ही जोड़ लीजिए तो अखिलेश और मुलायम को छोड़कर और किसी यादव को इन्होंने डिप्टी सीएम भी बनाया हो तो बताइए। हमने मोहन यादव जी को सीएम बनाया, परिवारवाद पे बात नहीं चल रही है सर, अभी परिवारवाद पे बात नहीं चल रही है, अभी मुद्दा कुछ और है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बहराइच हिंसा जो है, सर सुन लीजिए, राज्यसभा का सांसद बनाया। तो देश की जनता जागरूक है, वो सब समझती है कि कौन पीडीए की बात करके और परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी को मक्खन और मलाई खिलाता है। तो प्रदेश की जनता ये भी देखेगी कि जब यादव के नाम पे राजनीति करते हैं और विधानसभा उपचुनाव में 9 सीटों पर एक यादव को जो टिकट दिया जाता है वो भी परिवार का होता है जी। तो ये जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको जनता नकार चुकी है। हाँ, इनकी काट की अंडी संविधान और आरक्षण वाली लोकसभा में चढ़ गई थी, वो वाला झूठ अब नहीं चलने वाला है। अब तो बिल्कुल, तो नई परिभाषा पीडीए को लेकर गठित हो रही है, लेकिन सर यहाँ पर परिवारवाद की अभी बात नहीं हो रही। यहाँ पर सपा की तरफ से अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं कि सबसे ज्यादा जो दंगे हो रहे हैं वो योगी सरकार के कार्यकाल में हो रहे हैं और बहराइच हिंसा प्रायोजित थी योगी सरकार की। यही वजह है कि वहां से पुलिस तदारत रही और इतना लंबा समय हुआ। जब उसके बाद रामगोपाल मिश्रा की हत्या हो गई, उसके बाद देखिए जो कार्रवाई हो रही है वो भी एक तरफा हो रही है। तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं और सीधे सीधे एक नहीं, हर दिन नए नए आरोपों की बौछार होती जा रही है और सीधे तौर पर एनकाउंटर को लेकर, फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। कई सवाल यहां पर उठते नजर आ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए अखिलेश यादव जी बोलते हैं और उनको नहीं पता कि उनके बोलने से क्या होता है। अब बताइए, वो अपराधी था आदित्य प्रताप सिंह, हमने कभी कहा? अब वो कह रहा है कि भैया यादव का इनकाउंटर हुआ था इसलिए बैलेंस करने के लिए कर दिया। अरे 2003 से लेकर 2007 तक मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 499 इनकाउंटर हुए थे। तो क्या बैलेंस बना रहे थे मुलायम सिंह यादव? अरे हमारी सरकार में तो 288 हुए हैं भैया। उनकी सरकार, हमारे 8 साल में 288, 4 साल में 499। तो अखिलेश यादव जी तो पहले इस बात पर जवाब दे दें कि उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए क्या बैलेंस कर रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि एक ब्राह्मण का इनकाउंटर करा देते रहे हो, फिर एक क्षत्रिय का करा देते रहे हो, जब विरोध होता रहा हो तो फिर एक यादव का भी करा देते रहे हो? चंचल जी से इसका जवाब लेती हूँ। चंचल जी, जिस तरीके का ये बयान है यादव की हत्या के, मतलब यादव वर्सेस ब्राह्मण, यादव वर्सेस क्षत्रिय, आखिर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? क्योंकि जिस तरीके से देखिए अभी रत्नेश जी भी गिनवा रहे हैं, मुलायम सरकार में अगर आप एनकाउंटर की संख्या देखें 4 साल में 499 एनकाउंटर हुए हैं। योगी सरकार में अगर बात की जाए तो 207 एनकाउंटर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आरोप तो आप लगा रहे हैं योगी सरकार पर, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए और आपको मुख्यमंत्री जब रहे अखिलेश यादव, चलिए वो बता देती हूँ, रत्नेश जी ने नहीं बताया, 15 मार्च 2012 से 31 दिसंबर 2012 के बीच 27 दंगे। 15 मार्च 2012 वो तारीख जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद अगर आंकड़ों की बात करें 2013 तक प्रदेश में 38 दंगे हो चुके थे। यानी कि औसतन अगर निकाला जाए आंकड़े जो आप गिनवा रहे हैं तो आंकड़ों के हिसाब से हर महीने एक दंगा हुआ है। क्या कहेंगे? जब आप योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो मुलायम और अखिलेश सरकार के भी जरा आंकड़े निकाल कर देखिए। देखिए मैडम, आंकड़ों की अगर आप बात करोगे, आपको याद होगा सपा शासन में पक्षपात नहीं होते थे, लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर कोई आरोपी है, अगर कोई आरोपी है और अगर उस लिहाज से उसको मारा जाए कि वो आरोपी है तो आपने नई परिभाषा निकाल ली सर। अब मैं जवाब दूं? हाँ जी, चलिए बताइए कैसा पक्षपात? मैंने आपको बताया कि पक्षपात नहीं होते थे, आपको मैंने एग्जाम्पल बताया। इसी शासन में मुख्यमंत्री के सजातीय ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा होता, गिरफ्तार नहीं होते हैं जी। इसी शासन में जब टेनी मिश्रा का बेटा सरेआम जो है गाड़ी चढ़ाता है किसानों के ऊपर, उससे घर बुलडोजर नहीं चढ़ता है। इसी शासन में अवधेश सिंह दौड़ा के बीजेपी के विधायक को पीटता है तो उसके खिलाफ एफआईआर बमुश्किल लिखी जाती है, वो भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। इसी शासन में आपको याद होगा कुलदीप सिंह सेंगर ने किस तरीके से जो है बलात्कार के बाद जो है बलात्कार के ऊपर कितना तांडव किया, तब जाकर के उस कोर्ट ने सजाता उसको किया। सजाता व्यक्तिगत बुलडोजर नहीं चलता है। इसी शासन में चिन्मयानंद स्वामी के खिलाफ एक लड़की आरोप लगाती है,
बलात्कार का, उस लड़की को जेल में डाल दिया जाता है। ये पक्षपात की बात कर रहा हूं। इसी शासन में बीएचयू आईटी के 3 दरिंदे, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के नौजवान, वो तीनों लड़कों ने जो है एक बीएचयू आईटी की छात्रा के साथ दरिंदगी करते हैं। और वो घटना के साथ सोचिए, जो पूरे हमारी बीएचयू आईटी की बहनें धरने पर बैठती हैं, उसके बाद जो है जाकर के तब जाके कार्रवाई होती है, तब जेल जाते हैं। वकालत छूटने के बाद उनका स्वागत समारोह, सम्मान समारोह कराती है बीजेपी। ये पक्षपात होता है। आपको याद है वो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें पिछड़ों के साथ सरेआम बीजेपी के लोग जो है नाइंसाफी करते हैं। जबकि आपको याद होगा, मैडम सुन लीजिए पूरी बात को, आपको याद होगा पिछड़ा वर्ग आयोग ने बकायदा कहा कि सरेआम धांधली हुई है, माननीय न्यायालय ने कहा सरेआम धांधली हुई, सरकार ने माना भी। उसके बाद भी उन छात्रों को न्याय नहीं मिला क्योंकि पिछड़े समाज के व्यक्ति थे। चलिए रत्नेश जी जवाब ले लेते हैं। आपको याद, आप मुझे बताओ, सुन लीजिए आप ही आप कह रहे हो उस समय अपराधियों के एनकाउंटर करके आदरणीय नेताजी ने क्राइम फ्री प्रदेश करने का काम किया। आज मुझे बता दो, रत्नेश मिश्रा बैठे हैं, इनकी चलिए रत्नेश मिश्रा जी बता रहे हैं, जिस तरीके से आपने अब अपराधों और लिस्ट को लेकर भी नई आपने पूरी परिभाषा कर दी है कि मुलायम जी के कार्यकाल में चुन कर एनकाउंटर जो हुए थे वो अपराधी थे। जी चलिए जवाब ले लीजिए। जवाब अभी इनकी प्रवक्ता करिए भाई। बीजेपी के नेताओं की हालत है कि मुख्यमंत्री के सजाती नेताओं के बारे में किसी की बोलने की महोदय कह दीजिए। अब आप चंचल जी, मैं आपने कहा मुझ में हिम्मत हो तो मैं जवाब दूं। अब मैं आपको कहता हूं आप में हिम्मत है तो शांति से सुनिएगा। अब मैं बताता हूं, एसपी मुकुल द्विवेदी की मथुरा में यादवों ने हत्या की, जवाहर बाग में। संतोष यादव की मथुरा के जवाहर बाग में यादवों ने हत्या की। डीएसपी जियाउल हक की प्रतापगढ़ कुंडा में यादवों ने हत्या की। तो क्या यादवों को हत्या का लाइसेंस मिला हुआ था पुलिस अधिकारियों की? और ये नहीं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। मुकुल द्विवेदी को जवाहर बाग के दंगों में मारा गया, एसएचओ संतोष यादव को जवाहर बाग के दंगों में मारा गया, जियाउल हक को प्रतापगढ़ में यादवों ने मार दिया। चंचल जी आप बताएं आंकड़े। यादवों को देखकर तो बचा दिया जाता था। और आपको सुना लीजिए, ये कहते थे भेदभाव नहीं होता। मैं आपको बता दूं, 22 मई 2016 की एक रिपोर्ट छापी थी नवभारत टाइम्स ने। उसमें उन्होंने बाकायदा रूल नंबर वाइज 2011 पीसीएस के परिणाम में ये बताया था कि किस पद पर कितने यादव सिलेक्ट हुए। एसडीएम का रूल नंबर ये, डीएसपी का रूल नंबर ये, और वो रिपोर्ट आप कहेंगे चंचल जी तो मैं ट्विटर पे आपको टैग करके पोस्ट करूंगा, उसका जवाब वहां लिख के दीजिएगा। वो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, नवभारत टाइम्स ने छापी थी। अगर गलत छापी होगी तो उनके ऊपर मुकदमा कर दीजिएगा। अब इन्होंने बात की बृजभूषण सिंह की। बृजभूषण सिंह के ऊपर चार्जर फ्रेम हुए, चार्जशीट गई है और कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। और जब न्यायालय में मामला चला जाता है तो उसमें कार्यपालिका के हाथों में चीजें नहीं रह जाती हैं, फिर न्यायालय के अधीन हो जाता है। अब एक चीज और मान लीजिए कि पीडब्ल्यूडी ने बहराइच के दंगाइयों के घरों को नोटिस लगाया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि नहीं अभी आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे, तो हम तो न्यायालय के खिलाफ नहीं जा रहे ना, क्योंकि कार्यपालिका जो है वो न्यायालय के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती। कुलदीप सिंह सेंगर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी, वो जेल में बंद है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं तो मोईद खान जो भदरसा का नगर अध्यक्ष था समाजवादी पार्टी का, जिसके आरोपी का डीएनए मैच हुआ पीड़िता के साथ, और ये अभी ये कहेंगे महोदया, अभी ये कहेंगे कि डीएनए नहीं मैच हुआ, तो गैंग रेप के मामलों में गर्भ उसी का ठहरता है जो युवा होता है सबसे, और गैंग रेप के मामलों में डीएनए किसी एक से ही मैच करेगा, विज्ञान कहता है। ठीक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंटिफिकली डीएनए किसी एक से ही मैच करेगा। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि गैंग रेप के मामलों में पीड़िता का जो बयान होगा वही प्राइम एविडेंस होगा और उसी के आधार पर केस रजिस्टर किया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं करती। अब सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था भाई, चंचल भाई सुना करिए थोड़ा। अब आ जाते हैं, शुक्र तो मैं इस बात का करता हूं कि इन्होंने बहराइच के दंगाइयों के डीएनए टेस्ट की मांग नहीं की, नहीं तो कह देते कि डीएनए टेस्ट कराइए वो मुस्लिम है कि नहीं है।
खैर वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई पता रत्नेश चलती, जी, चंचल क्योंकि जी, DNA उत्तर दो प्रदेश साल की कुछ अगर आगे राजनीति की आप बात पीछे करें, जिस जाएंगे, तरीके तो से हिंदुओं एनकाउंटर का ही को लेकर निकलेगा। राजनीति, दुष्कृत्य को लेकर राजनीति, हर मैडम, तरीके पहले- से, और दंगों को लेकर यहाँ पर सियासत देखी जा रही है। कुल मिलाकर बताइए ना आप, जिस तरीके से आंकड़ों की बात हो रही है, अब ये गिनवाया जा रहा है कि मुलायम सिंह के कार्यकाल में कितने दंगे हुए, कितने एनकाउंटर हुए, अखिलेश सरकार में कितने दंगे और कितने एनकाउंटर हुए, अब योगी सरकार में कितने और दंगे और एनकाउंटर। कुल मिलाकर सरकारें कोई भी रही हो, जनता ने ये सब भुगता है। अगर मोहित खान की भी बात आप कर रहे हैं तो वहां पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सवाल उठाए, वहां पर पीड़िता के बयानों को लेकर और इसके साथ साथ डीएनए टेस्ट को लेकर कई सवाल आप पर भी उठे यहाँ पर सपा पार्टी पे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जनता ही भुगत रही है लगातार, चाहे वो बहराइच दंगे हो या फिर मुजफ्फरनगर के दंगे जहां पर 3-3 सेना बुलाई गई। क्या कहेंगे उसके लिए? मैडम मैं छोटा सा कमेंट है। चंचल जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, फिर आप बोलिएगा उसके एक बात का। एक सवाल और ले लेती हूँ सर रत्नेश जी का। सवाल बताइए सर। सुनिए, देखिए एंकर महोदय, एक चीज आप मुझे, जितने लोगों का इनकाउंटर हुआ, जितने लोगों के घर पर बुलडोजर चला, आप एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमा न दर्ज किया गया हो, या उसने गलत जगह पर या सरकारी जमीन पर कब्जा न किया हो। मैं चंचल भाई का उदाहरण देता हूं, चंचल भाई ने कोई अपराध नहीं किया, क्या योगी जी ने इनके यहाँ बुलडोजर भेजा? आप हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया, क्या रत्नेश आपके जी, खिलाफ टाइमिंग को लेकर इनकाउंटर का सवाल है नोटिस जारी सर, हुआ? टाइमिंग को आप लेकर सुनिए, सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आप पहले क्यों नहीं चिन्हित कर लेते सर, अगर वहां पर अवैध कब्जा था तो? बात तो वहीं पर उठ रही है। अपराधियों को आप बचाएंगे तो प्रदेश की जनता बुद्धिमान है, वो आपको जीरो पर पहुंचाने में देरी नहीं करेगी। जी चंचल जी, देखिए, मैंने कई सारे सवाल के जवाब पूछे थे, लेकिन ये अपने जवाबों से बचते रहे। मैंने ये कहा था कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में सजायाफ्ता व्यक्ति के घर बुलडोजर बाबा ने क्यों नहीं चलाया? क्योंकि मुख्यमंत्री सजाती थे। ब्रजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री की सजाती है, इसलिए वो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, न उनका बुलडोजर चला, जबकि उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट पर मुकदमा है। अभी अगर खुदा न खास्ता, इन्होंने मेरा एग्जाम्पल लिया, अगर अपने भाई के खिलाफ अगर कोई पॉक्सो एक्ट पर मुकदमा हो जाएगा, जेल जाएंगे। पहले सुनिए मेरी बात तो सुन लो भाई, अब सुन लो पहले आप। दूसरी बात, आपने एक बात का जिक्र किया कि जो है पीसीएस की परीक्षाओं में धांधली की बात हुई थी। आपको याद होगा, रत्नेश भाई, मुख्यमंत्री जी ने 86 में 56 की बात की और आज तक टेबल नहीं कर पाए, और आज तक मुंह छुपाए फिर रहे हैं। अभी दोबारा मुख्यमंत्री के बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि 86 में 56 की बात करें। तब अखिलेश यादव ने टेबल कर दिया, एक साल का डेटा उनके सामने आ गया। तो बीजेपी के लोगों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे गुमराह करना, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है। एनएफएस के साथ मुझे बताइए, अनुप्रिया पटेल जी ने कहा कि नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट के तहत पिछड़ों का हक मार रही सरकार बीजेपी। संजय निषाद जी ने भी कहा, और ओम प्रकाश राजभर बराबर कहते रहते हैं, और बीजेपी के लोग भी दबी जुबान में कहते हैं, और जैसे जानते हैं विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां। चंचल जी, जहां पर अखिलेश यादव जी जो इस दंगे की बात कर रहे हैं सर, मोहित खान की बात कर लीजिए, जहां पर एक दुष्कर्म हुआ एक बच्ची के साथ, उसको लेकर आपने डीएनए की बात कर ली, और अब आप अपराधियों का जहां पर संरक्षण की बात कर रहे हैं, उन अपराधियों की जिसने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, उसका कसूर क्या था? वहां से जुलूस निकल रहा था, और जुलूस के भीड़ में अगर किसी को भीड़ तंत्र इस तरीके से निशाना बनाएगा और अब कार्रवाई हो रही है, तो आप ये बात कर रहे हैं कि सरकार चुन चुन के यादव वर्सेस ब्राह्मण, यादव वर्सेस क्षत्रिय। तो कुल मिलाकर सर यहाँ पर अपराधियों को किस तरीके से अपराध का सजा दी जाएगी, इसको खौफ कैसे होगा? अगर एक पार्टी सजा देती है, दूसरी उसके बचाव में खड़ी हो जाती है। कुल मिलाकर यही हाल है उत्तर प्रदेश के, चाहे आज से देखें या 2012 के पहले से लगातार यही स्थिति है, चाहे कार्यकाल मुलायम सिंह यादव का रहा हो, अखिलेश यादव का, या फिर योगी सरकार में वही स्थिति हो रही है। आखिर इस हिंसा के मामले में, दंगों के मामले में सरकारें एक क्यों नहीं होती? तभी तो यही वजह कि लगातार यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा होती है, दंगों की आग में भड़कता हुआ उत्तर प्रदेश नजर आता है। अरे मैडम, हम लोग भी जवाब दें? बिल्कुल सर, आपका ही सुन रही हूँ, और जिस तरीके से गोल गोल जवाब आप दे रहे हैं सर, इसलिए मुझे ये सवाल पूछना पड़ रहा है। अरे मैडम सुन तो लो आप। जी बोले। सुनिए, आपको याद होगा बहराइच दंगे में बीजेपी के विधायक ने पूरी तरीके से पर्दाफाश कर दिया कि बीजेपी के लोगों ने दंगा भड़काया जी। अब बीजेपी के लोगों को खुली छूट दी गई कि दंगा करो। इवन कि खुद उसने विधायक ने भी आरोप लगाए कि मेरे ऊपर भी हमला की बड़ी साजिश थी। अब समझ लो आप कि किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं बीजेपी के लोग। दूसरी बात, आप परिवारवाद की बीजेपी के साथ हमारी बात कर रहे थे। आप मुझे बताओ, जिसके पास परिवार होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री के पास परिवार नहीं है, आदरणीय प्रधानमंत्री का परिवार नहीं है, और जितने भी परिवार बीजेपी के नेताओं के पास है, जो बड़े नेता, जैसे राजनाथ सिंह से लेकर, कल्याण सिंह से लेकर के, लाली टंडन से लेकर के,
चाहे रीता बहुगुणा जोशी हो, चाहे इनके इतने घटक दल हैं, जी। सबके बच्चे पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन वो परिवार उनको नहीं दिखाई देता है। सर Even जिस किसी जेपी पीढ़ी नारायण politics के में, लिए सुनिए अभी मैडम, आप लड़ रहे थे Even सर, किसी सुन पीढ़ी लीजिए politics में। अखिलेश यादव सामने खड़े थे, वो मेरी जेपी नारायण जातिवाद परिवारवाद के सख्त खिलाफ थे, जिनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए आप सड़कों पर उतर आए, और आज आप बात कर रहे हैं कि परिवारवाद नहीं था। तो क्या समाजवादी पार्टी में सिर्फ परिवार में ही चेहरे हैं? यही तो आरोप लग रहे हैं लगातार, यही बात तो हो रही है। क्या बाकी लोग काबिल नहीं है? क्या चंचल यादव काबिल नहीं है? क्या रत्नेश जी काबिल नहीं है? क्या अगर तमाम पार्टियों की बात करें तो यही बात उठ रही है सामने बार बार आके? जनता समझ पाएगी, आप जो बोल रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूं। बीजेपी में जितने भी नेता हैं, जिसके भी परिवार है, वो सबके सब राजनीति में हैं। जी। जिसके परिवार नहीं है वो कहां से राजनीति में आएंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उन्होंने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, परिवार को आगे बढ़ाया नहीं उन्होंने, तो फिर कैसे परिवार होगा? दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने देखा होगा कि बीजेपी में चाहे वो श्रद्धेय कल्याण रत्नेश जी सिंह जवाब हो, दीजिए। उनके बेटे सांसद, उनके सर, रत्नेश जी की बात ले- जी। मंत्री हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे प्रकाश जी, राजभर हो, रत्नेश जी बोलें। चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे बीजेपी के बड़े नेता हो, चाहे वो आपने देखा होगा रविशंकर प्रसाद से जी, मैं लेकर जवाब कोई दे दूंगा। ऐसा जी, नेता जी, नहीं है रत्नेश जी बोलें। जिसके बेटे एक्टिव पॉलिटिक्स में चंचल जी, मेंबर ना हो, मेंबर ऑफ कंप्लीट पार्लियामेंट, कर लें। मेंबर असेंबली ना हो, एमएलए ना हो, सब है, लेकिन ये भाजपाइयों को परिवारवाद की परिभाषा का पता नहीं है। चलिए सुन लेते हैं रत्नेश जी से, चलिए आपकी परिभाषा सुन ली सर, रत्नेश जी की भी सुन लेते मैंने हैं। इनसे सवाल पूछा कि जिस लड़की ने चिन्मयानंद स्वामी के खिलाफ आरोप लगाया, इन भाजपाइयों ने जेल भेजा उसे। 3 बीएचयू के आईटी के दरिंदे, चंचल जी सुन लीजिए सर, समय की कमी है सर, आप ही बोलते जा रहे हैं। उनके खिलाफ बुलडोजर बाबा चलिए, का नहीं रत्नेश जी चला। बोलें। क्यों नहीं चला? आप ये शांत हो जाए मैम, दोनों लोग बोलेंगे तो बात नहीं जा पाएगी ना। चलिए चंचल जी रोकना चाहूंगा। आज सुनिए मैडम, आज पूरे देश में भ्रष्टाचार की बात करें तो बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार की बात करते लोग हंसते हैं, जी। कहते हैं बताओ मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करेंगे? जो कहते थे कि बताओ भाइयों बहनों, चक्की पीसिंग अजीत पवार से लेके हेमंत मैं जवाब दे दूं? चलिए सर रोकना चाहूंगी चंचल जी रोकना चाहूंगी। आरोप आप पर भी बहुत सारे लगे हुए हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ने भी आरोप लगाए हैं कि सपा से अगर दंगाइयों को, फसादियों को अलग कर दिया जाए तो समाप्तवादी पार्टी हो मैं जवाब दे जाएगी। दूं? वही आरोप अब बीजेपी पर लगा रहे हैं, आरोप बीजेपी आपकी तरफ लगा रही है। चलिए रत्नेश जी मैं जवाब जवाब दे दूं अब? हाँ जी सर बोले। जी मैं जवाब दे दूं? हाँ जी रत्नेश जी आपसे ही कह रही हूँ, बोलिए सर। देखिए चंचल भाई ने बृजभूषण सिंह जी को लेके सवाल पूछा, तो अभी साक्षी मलिक ने कल ही कहा है कि विनेश फोगाट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ षड्यंत्र करके कुछ WFI के अध्यक्ष बनना चाहती थी। ये साक्षी मलिक वो हैं जो विनेश फोगाट के साथ पूरे आंदोलन में कदम से कदम मिला के बैठी रही, और उन्होंने कल खुद इस बात को कहा, और उन्होंने अपनी किताब में भी इसका उल्लेख किया। मैं आपके बीच में नहीं बोला था प्लीज, उन्होंने अपनी किताब में भी इसका उल्लेख किया है जी। और रही पास्को एक्ट में बृजभूषण सिंह जी के खिलाफ मामला दर्ज होने की बात, तो शायद चंचल जी को नहीं पता है कि पास्को एक्ट जिस पहलवान की तहरीर पे लगाया गया था, उस पहलवान ने बाद में कहा कि मुझसे जबरदस्ती तहरीर दिलवाई गई थी और मुझे बहलाया फुसलाया गया था, और उस पहलवान ने और उसके परिवार ने अपनी तहरीर वापस ली थी। तो पास्को का तो मुकदमा नहीं है, इन्होंने खुले तौर पर झूठ बोला। तीसरी बात इन्होंने कही कि प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का परिवार नहीं है। गलत, ये झूठ है जी। पूरा भारत माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवार है। भारत का प्रत्येक नागरिक उनका परिवार है। परिवार का मतलब केवल काका, चाचा, मामा, मौसी, बुआ, फूफा, भैया, भौजी, भतीजी, भतीजा और साला, साली, जीजा, दीदी नहीं होता भैया। परिवार का मतलब होता है जब आप राजनीति में आप पूरे राष्ट्र को अपना परिवार माने। और चलिए सर, समय की कमी है। रत्नेश जी बहुत शुक्रिया, चंचल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से परिवारवाद की परिभाषा बताई जा रही है, जहां पर चंचल जी ये कह रहे हैं कि चाहे योगी जी हो या फिर मोदी जी, उनका परिवार नहीं है, इसलिए परिवारवाद वो नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सियासत चरम पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सियासत के बीच उत्तर प्रदेश का उपचुनाव चरम पर है, और यही वजह है लगातार आरोप प्रत्यारोप सियासत चल रही है, चाहे वो दंगों की बात हो या लगातार जिस तरीके से कार्रवाई अपराधों पर हो रही है, अपराधियों पर हो रही है, और एनकाउंटर को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है, और निश्चित तौर पर जब 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे और इसका रिजल्ट सामने आएगा तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से इतर जनता सब कुछ जानती है। और उत्तर प्रदेश में उत्तर मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडिया के साथ। नमस्कार।